Okay, student. So this is the last topic of this chapter. So I'm going to start the magnetic hysteresis. Magnetic hysteresis. आंसर जो लिखा गया तो HISTERT है PERTSIS मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। ठीक है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ डिटेल। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत सिंपल से बता दूँ। ये जो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस है ना, ये आपको जो है दिस इज एक्चुअली ओनली यू विल फाइंड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये सिर्फ कहाँ दिखता है आपको? ओनली मैं कुछ पॉइंट्स वाइज लिख देता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, तो इसलिए मैं इस तरह से पॉइंट वाइज लिखता हूँ। ओनली ऑन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पैरामैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है। आप सब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, है ना। जब आप ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को है उसको आप एक्सटर्नल फील्ड में रख दो, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड और मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड है, जैसे इसके लिए ना मैं एक सिस्टम बनाता हूँ। मैं एक सिस्टम क्या बना रहा हूँ कि मैंने एक सोलोनाइड ले लिया, बहुत अच्छे से समझ में आता है सोलोनाइड वाला केस लेकर के इसको समझाने में बहुत अच्छे से। वैसे मैं सिंपली एक्सटर्नल फील्ड बोल सकता था। तो मैं एक सोलेनाइड हो गया, सोलेनाइड ले लिया, ठीक है ना, ऐसा सोलेनाइड ले लिया और यहाँ जो है अंदर जो है सो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस कर रखा है। ऐसा मैं रेड कलर से बनाता हूँ आपको दिखे, तो इस तरह से जो है सो मैंने एक क्या किया है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर रखा है। ठीक है, अभी देखो ना करंट फ्लो रहा है ना कुछ नहीं है, तो सब कुछ जीरो है। यहाँ पे क्या है कि इसी को सोच सोच के हम लोग यहीं से एनालिसिस करके हम लोग कर्व बनाएंगे। ठीक है, कर्व क्या क्या बनाएंगे? बी वर्सेस एच का। अब क्या है कि किसी किसी बुक में आप देखोगे आई वर्सेस एक्स का भी कर्व है। किस बुक में? अपना जो एच सी वर्मा सर का बुक है आई वर्सेस एच। लेकिन क्या है हमारे एनसीईआरटी वर्सेस बुक में शायद बी वर्सेस एच होगा, तुम एक बार देख लीजिए। या मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो पता नहीं, जो भी हो तो आपको समझ में आ जाएगा। बातें वही है, बात वही करूंगा मैं, तो आपको समझ में आएगा सब चीज़। ठीक है, तो क्या है कि अभी हमने एक क्या किया, सोलोनाइड लिया और सोलोनाइड के अंदर क्या किया, एक मैग्नेटिक मटेरियल्स को डाल दिया, है ना। अभी क्या करना है सो देखो, आप क्या कर रहे हो कि इसमें एक, मान लो करंट फ्लो करने के लिए आपने एक सोर्स लगा दिया, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा सोर्स है। सोर्स बना रखा हूँ फिर से। हम लोग जो है यहाँ पे क्या किए कि एक सोर्स लगा दिया ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट ऐसा फ्लो हो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। मान लो करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, जो भी करंट इस तरह से फ्लो होगा। जब से ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो आपको पता है कि इसमें क्या स्विच ऑन हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन होगा, है ना। करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन होगा। अब आपने क्या किया है, इनसाइड यहाँ जो है आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस किया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स डाल दिया, ठीक है ना। इसको मैं एफएम भी लिख सकता था बट ऐसे लिख दिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स डाल दिए। ठीक है, अब क्या है, जब सब कुछ जीरो था तो बी भी जीरो था और एच भी जीरो था, बी भी जीरो था और एच भी जीरो था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दिए हैं और हम लोग मैग्नेटाइजेशन करने के लिए जैसे जैसे इसमें करंट का इंटेंसिटी, मान लो ये रेगुलेटिंग सोर्स है, ये रेगुलेटिंग सोर्स है। सोर्स कैसा है आपका, रेगुलेटर है, उसे मान लो 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसा किया, जिससे कि करंट यहाँ फ्लो जो है वो इंक्रीज हो। जैसे करंट फ्लो इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा, है ना। जैसे जैसे बी इंक्रीज होगा तो आपको पता चलेगा, ये नॉन लीनियर बिहेवियर होता है इसका, इसका नॉन लीनियर बिहेवियर होता है। ये इस तरह से होने लगेगा होने लगेगा होने लगेगा। कुछ देर के बाद क्या होगा कि अब कितना भी ज्यादा करंट फ्लो बढ़ा रहे हो लेकिन बी कांस्टेंट हो जाएगा, समझ में आया। बी जो है आपका वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि मटेरियल को जब आप एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हो तो मैग्नेटाइजेशन जो है सो बी इंक्रीज करता है, ठीक है। और एच, बी अगर आप इंक्रीज करते हो तो एच क्या है, नॉन लीनियरली इंक्रीज होता है, ठीक है सर। अब देखो मैंने जैसे कि यहाँ 0 पॉइंट लिया, इसको ओ से हम लोग ले रहे हैं, ये जीरो, ये कब था, जब मतलब मैग्नेटिक मटेरियल एकदम फ्रेश मैग्नेटिक मटेरियल लेके आया आपने, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो फ्रेश लेके आया, उसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं था, रिजल्टेंट अभी डायपोल्स उसमें डेवलप था, जीरो था, उसको आपने फील्ड में रखा और आप क्या करने लगे, इसको करंट फ्लो कराने लगे, ठीक है सर। तो इससे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन हुआ और जिसके चलते क्या हुआ, ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया। मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ तो इसका कर्व इस तरह से दिखा। कुछ देर के बाद बी आप कितना भी बढ़ा रहे हो, बी कितना भी बढ़ा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, आप करंट कितना भी बढ़ा रहे हो,
ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है सर, ये कांस्टेंट आ गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग इस पर रिवर्स नॉन लीनियर बिहेवियर होता है, ठीक है ना। अब क्या है कि हम लोग सोच रहे हैं कि अगेन हम चाहते हैं कि एच जो है सो जीरो हो जाए। अगर तुम एच को फिर से जीरो करते हो तो मान लो इस पॉइंट पे कुछ ले लेते ना, इसका मैंने ए ले लिया। अब जो है सो फिर से आप एच को जीरो करते, आप जो है एच को जीरो किए, आपने एच को तो जीरो किया, लेकिन आपको जो ये बी है ये तो जीरो ही नहीं हुआ। समझो, आप जब इसका ये प्रैक्टिकल लैब में मान लो ऐसा परफॉर्म कर रहे हो आप, तो इसमें क्या किया आपने कि एच को आपने जीरो किया, ठीक। आप एच को जैसे जैसे जीरो कर रहे हो तो आपके हिसाब से एक क्या होना चाहिए कि फिर से बी यहाँ पे जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन आपको देखा कि यहाँ पे ये क्या है कि मटेरियल्स जो है, तो इसमें हम लोग ने फिर से इसको पहले इंक्रीज कर देगा, फिर हम लोग पीछे करना शुरू किए, करते 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 हम लोग फिर से जीरो कर दिया। जब हमने एच जीरो कर दिया तो हम लोग को दिखा, अरे यार ये क्या है, ये तो बी जीरो ही नहीं हुआ। मतलब इसमें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है उसमें जो सब अलाइन हुआ था, सब मैग्नेटाइज हुआ था, सारा का सारा फिर से डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या हुआ, वो यहाँ पे आपको कुछ बी दिखाने लग गया। ये इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसको बी आर लिखा जाता है। ये यहीं पहुंचा, इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं, इसको मैंने बी रख दिया। अच्छा सर, ऐसा अब क्या होगा, लेकिन अपने को ना जबरदस्ती करना था इसको जीरो, अपने को क्या करना था, इसको जबरदस्ती बी को जीरो करना ही था। तो हम लोग क्या किए, सोर्स को पलट डाले, सोर्स को पलट डाले ऐसे, सोर्स को पलट के, और अब हम लोग क्या किए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लगाए। तो अब क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ऐसा उल्टा उल्टा करंट फ्लो कराया। जब आपने तब देखा कि अरे अब क्या हो रहा है, कि ऐसे ऐसे होते 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 ये जीरो। अच्छा, तो नॉर्मली जीरो करने से, नॉर्मली सोर्स को जीरो करने से, करंट जीरो करने से, जब आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जीरो किए तब भी उसमें जो है सो मैग्नेटाइजेशन हो गया था, कुछ जो है सो मैग्नेट्स में प्रॉपर्टी उसमें आ गया था, कुछ डाइपोल्स जो है सो डेकोरेट अलाइन हो गया था, वो फिर से प्रीवियस वाले केस में नहीं आया। तो आपने क्या किया, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए उसमें उल्टा लगा दिया, ठीक है। तो फिर आपको ये पहुंच गया सी। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पे दो चीजें पहले एक्सप्लेन करूंगा। पहला बात, जब ये यहाँ पे आ गया, जब आपने H को जीरो कर दिया तब भी आपको दिख रहा है कि B जीरो नहीं हुआ। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये किस प्रॉपर्टी के चलते, ये एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक का रिटेनिटिविटी होता है, ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, उसका एक प्रॉपर्टी होता है रिटेनिविटी। मैं लिख देता हूँ कौन सा प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, प्रॉपर्टी का नाम होता है बच्चे, इस प्रॉपर्टी के चलते ना बच्चे, इस प्रॉपर्टी के चलते जो है बी जीरो नहीं है, ठीक है ना। या आप इसको, इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम्स मैं बोलता हूँ कि ये रिमेन्स उसी कंडीशन में रहता है, तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड ये यूज किया जाता है रिमेनेंस, ठीक है ना। लेकिन इसको जो है सो मैग्नेटिज्म में एक, आप बुक्स वगैरह में देखोगे वो लोग इसको कहता है रिसिड्यूल, रिसिड्यूल मैग्नेटिज्म, ठीक है, जिसको हम लोग बी आर से डिनोट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, ये एक फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के चलते जब आप एक बार मैग्नेटाइज कर देते हो, उसके बाद आप फील्ड हटा भी दोगे तो उसके पास बिहेवियर आ ही जाता है, उसके पास बिहेवियर आ ही जाता है मैग्नेट्स का, है ना। तो उसको कहते हैं क्या, रिटेनिटिविटी, है ना, और इसको रिमेंसनेस भी बोलते हैं। और फिर इसी के चलते जो है सो रिड्यूस क्या कहते हैं, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म उसमें डेवलप होता है, जो बी आर ये रह गया, आप हटा के छोड़ दोगे तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका जो रिटेनिटिविटी है, ये आपका क्या कहता है, ये मेजर करता है कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको जब आप मैग्नेटाइज करके और फील्ड को रिमूव कर दोगे तो उसमें वो प्रॉपर्टी रह जाता है उसको। अब देखो आपने क्या किया, इसको जबरदस्ती यहां तक लाया, है ना, मतलब जबरदस्ती आपने बी को जीरो किया बाय डी मैग्नेटाइजिंग, ठीक है ना। तो ये सी पॉइंट तक लाया, इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, ये सी जो ओ से सी के बीच में लाया है, ये जो है ओ सी, ये ओ सी जो है इसको कहते हैं हम लोग कोरेसिटिविटी। क्या कहते हैं इसको, कोरसीविटी, कोर्सिविटी, इसको कहते हैं कोर्सिविटी, ठीक है। अब ये क्या कोर्सिविटी क्या होता है, जरा देखो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं
CO में स्कोर नहीं बोलते, मैं शायद मिस कर रहा हूँ, उसको कहते हैं COERCVT, है ना, और CVT। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, क्या नाम था इसका, OC, OC। तो हमारा जो है ये OC जो है, OC ये एक्चुअली क्या आता है, ये कोर्सिविटी जो है ये क्या होता है, ये आपका बताता है कि कितना आपको, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, हाँ कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच को ना हम लोग कर रहे हैं, एच को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, तो कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है रिक्वायर्ड होता है टू डिस्ट्रॉय द दैट रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। जो एक मैग्नेट है उसमें जो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म आ गया, क्यों, क्योंकि आप उसको मैग्नेटाइज किए थे, उसके चलते आ गया है। अब उसको डिस्ट्रॉय करने में फिर से आप उसको जीरो करना चाहता है, उसके लिए कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द कोरेसिविटी। मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि ये जो कोरेसिविटी है, तुमने देखा ये क्या होता है, इज अ मेजरमेंट या मेजर ऑफ एच को मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मेजर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय the residual magnetism ऑफ मटेरियल या फेरोमैग्नेटिज्म लिखे तो एफएम में लिखे होते हैं। आपको एफएम का मतलब होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है ना। तो आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया था, क्योंकि आप उसको मैग्नेटाइज किए थे, उसको खत्म करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जितना आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द कोरेसिविटी। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी तो बच्चे दो तरह का होता है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लिख के दिखाता हूँ। जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी तो दो तरह का होता है। एक हो सकता है आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा क्या होगा, हार्ड। ऐसे बुक वाला नहीं लिखता, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कुछ ये बताऊंगा ऐसे। देखो क्या होता है, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। अब देखो सॉफ्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, इसको अगर आप मैग्नेटाइज करके और फिर से आप रिवर्स करोगे ना, फिर से आप करंट को जो जीरो कर दोगे ना, आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी को आप जीरो कर दोगे ना, देन व्हाट यू विल फाइंड कि इसमें जो रेटिनिविटी होता है ना बहुत कम होता है, जिसके चलते जो है सो इसमें मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जो होता है वो भी कम होता है। और इसमें क्या होता है, कोर्सिविटी भी जो है ना, आपको जो आपने पढ़ा कि कोर्सिविटी जो है वो भी जो है कम होता है, इसका सब कुछ कम होता है, इसके चलते इसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है ये भी कम होता है। क्या कैसे मैं आपको बताता हूँ, कॉज वॉज सब बताऊंगा। तो मैं अभी कुछ चीजें लिख देता हूँ कि अगर आपके पास सॉफ्ट आयरन मैग्नेट है, इसमें क्या होता है, लॉ रिटेंटिविटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, इसमें आपका लॉ होता है कोर्सिविटी, और इसमें लॉ होता है, या आप स्मॉल लिख लो, स्मॉल लॉस होता है, क्या, हिस्टेरेसिस। अभी मैं आपको इस लॉस के बारे में पढ़ाता हूँ। लॉस, अरे लॉस ये लॉस भी इसमें क्या होता है, छोटा होता है या कम होता है, लो लॉस होता है। लो इसमें क्या होता है, रिटेनिटिविटी होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल क्या, पहले बात ये बता देता हूँ। इसका एग्जांपल हुआ जैसे कि सॉफ्ट आयरन, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन, ये हम लोग जो है इसको हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना।
अब ऐसा भी पता हो कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है उसमें भी आपने देखोगे कोर में हम लोग क्या यूज करते थे, क्लास 10 में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होता है उसमें जो है उसका कोर जो है सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं हम लोग। या आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो कोर बनाते हैं ना, वो भी हम लोग किस चीज का बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। तो दीज आर द यूजेस। क्या क्या यूजेस है, यूजेस इसका क्या है, अगर आपसे यूज पूछ लेता है कि सॉफ्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल का यूज क्या है, तो आप इसका यूज भी अपने हिसाब से बोल सकते हो। क्या लिखूंगा, यूज। क्या क्या यूज है, पहला तो आपको पता है कि इलेक्ट्रो मैग्नेट्स बनाने हैं, फिर कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर्स ये बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो ये इसका यूसेस है, मैं एकदम बेसिक बेसिक से बता रहा हूँ, बाद में हम लोग इस तरह लॉसेस पढ़ेंगे। हार्ड की बात कर रहे हैं, हार्ड में क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ इसका अपोजिट होगा, तो यहाँ हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा रिटेनिटिविटी, रिटेनिटिविटी जो है यहाँ पे हाई होता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे हाई हो जाता है आपका टॉर्सिविटी, और यहाँ पे जो है सो लार्ज होता है लॉस, स्टेरसिस लॉस जो है सो लार्ज होता है, ठीक है। अब ये कहाँ यूज होता है, जैसे आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है ना, तो इसका जो यूज है बच्चे, ये यूज कहाँ है, जब आपको कोई भी चीज़ परमानेंट मैग्नेट बनाना है ना। ये आपको आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो है परमानेंट मैग्नेट क्या लिखना है, ठीक, परमानेंट, ठीक है, मैग्नेट्स के लिए यूज होता है। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मुझे एक ही पता है बच्चे, स्टील, स्टील होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस पे आते हैं, थोड़ा सा कॉज पढ़ते हैं। मैं एक चीज़ मुझे पढ़ाना यहाँ पे रह गया था, यहाँ पे हमने कॉज नहीं लिखा, थोड़ा सा कॉज देख लेते हैं। ये जो हिस्टेरेसिस है इसका कॉज क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि ये कॉज ऑफ, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या डिस्कस करने वाला हूँ, कॉज ऑफ दिस हिस्टेरेसिस, इसका कॉज क्या, हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस हिस्टेरेसिस, ठीक है ना। देखो आपने क्या किया, आप जो है सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं, तो आपने क्या देखा, एच जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एक्चुअल में उसको क्या होना चाहिए, फिर से पीछे होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है सो जैसा अलाइन हुआ था एक्चुअल में। जब आप एक्सटर्नल फील्ड में पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को रखते हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल में अलाइन हो जाता है ना। और सारे अलाइन हो गए तो आपको पता चल गया कि बी जो है कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अलाइन हो गया था जब आपने किया था एक डायरेक्शन में। लेकिन जब आप इसको हटा रहे थे, जब आप इसको हटा रहे थे, जब आपको फिर से जीरो कर दिया, तो वो क्या हुआ, मतलब डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, वो जो है सो फिर से उसी फॉर्म में रह गया। तो दैट इज द कॉज, वो क्या हो गया, कॉज आप लोग लिख पाओ इसको खुद से, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो क्या, या मैं लिख दूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ हिस्टेरिसिस, क्योंकि एक बार पूछा हुआ है, सीबीएसई ने एक बार पूछा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हिस्टेरिसिस। तो इसको लिखाना है या आप लोग को समझ में आ रहा है, लिखाना नहीं है ना, कि जब आप एक्सटर्नल, आप इसको लिख सकते हो कि व्हेन वी यूज टू रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आप वहां लिख देना एच इक्वल टू जीरो, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सम क्या लिखना पड़ेगा अंदर वाले पार्ट्स के लिए, रुको, मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ सम डोमेन्स लिखा, सम डोमेन्स रिमेन्स अलाइंड इन अप्लाइड डायरेक्शन और इन स्पेसिफिक डायरेक्शन एज प्रीवियसली मैग्नेटाइज फील्ड रिजल्टेंट, ओके, ऐसा लिख देना। और एज प्रीवियसली एक्सटर्नल फील्ड रिजल्ट ओरिएंटेड, ऐसा लिखना, ओके, दैट रिजल्ट्स, हाँ, दैट क्रिएटेड द रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, ऐसा करके लिख देना। लिख दोगे ना आप लोग अपने से बना करके, मैं जो बोला अभी कि मैं लिख दूं, अरे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ
कि H क्या होता है, H इज डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल फील्ड। H क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड पर डिपेंड करता है, हाँ ना बोलो। H होता क्या था, H क्या होता था मुझे ये बताओ पहले तुम, H होता क्या था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड यार। हाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता था, या हाँ मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या आपने पढ़ा होगा इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैं कल लिखा है इसको, दोनों नाम से आपको पढ़ाया जाता है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये H जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता था, मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो हमारा ये केस देखो, इसमें अगर हमने आपको, मैंने अब किसी को ये मत भूल जाना, जो हमने H का फॉर्मूला कल लिखाया था आपको, H इक्वल टू मैंने फॉर्मूला लिखा होगा बी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ऐसा फॉर्मूला लिखा होगा, ध्रुव तो याद है कि नहीं। हाँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल फील्ड आपने जीरो कर दिया, जीरो करने के लिए सर क्या करेंगे, करंट जो है, अब अचानक से नहीं कर रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं आपको मैं बताया था कि इसको करंट इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, तो इनसाइड जहां से मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी बढ़ रहा था, ठीक है, H बढ़ रहा था, हमने H को बढ़ाया है, उससे जो है सो आपका B वर्सेस H का यहाँ पे ग्राफ है, समझना, यहाँ जो ग्राफ है बच्चे वो B वर्सेस H का दिया हुआ है, ठीक है ना। वैसे एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, बहुत सारे बुक में आप देखोगे, HC वर्मा सर की बुक में तुम देखना, यहाँ I वर्सेस H का ग्राफ वो लोग बनाता है, I वर्सेस H। तो I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को आप प्लेस कर देते थे, तो उसमें क्या होता था, डाइपोल इंड्यूस हो सकता है ना। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, देखो क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है, आपके बुक में B लिख दिया था, मैं इसलिए ऐसा लिख दिया, लेकिन आप इसको I रखो तो ज्यादा बेहतर है, इसमें कोई बुराई नहीं। अब समझ कर देखो, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा IR ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग इससे फैमिलियर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसको पढ़ते थे, ठीक है ना, मैं B लिख के पढ़ा दिया तो कोई इसमें भी बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो इधर, मैं आपको लिए ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको यहाँ से ज्यादा समझ में कनेक्ट कर पाओगे। तो ये क्या होता था, जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा इफ यू आर प्लेसिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल इन अ एक्सटर्नल फील्ड, तो हमने प्लेस किया एक्सटर्नल फील्ड के, कौन सा एक्सटर्नल फील्ड के लिए हमने क्या किया था, यहाँ से आपको समझ में आएगा, इसलिए हमने एक ऐसा सेटअप बनाया था। अब क्या है कि आप जब इसका H जीरो कर दिए, मतलब क्या है कि इसका करंट जीरो कर दिया, है ना, सोर्स को रिमूव कर दिया, तब भी आप देख रहे हो ये जो आपका रेड कलर का है, उसमें जो अलाइनमेंट हुआ था, डाइपोल का जो अलाइनमेंट हो गया था एक यूनिट डायरेक्शन में, वो क्या हो गया, पूरा का पूरा जीरो नहीं हुआ, वो बच गया। एंड दिस इज द कॉज ऑफ द दिस हिस्टेरिसिस, दिस इज द कॉज ऑफ दिस हिस्टेरिसिस। समझ में आ रहा है, मैं वही चीज बोल रहा था, मैं लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, कॉज को लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि क्या कॉज है, कि बाय रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड यहाँ पे मतलब H इक्वल टू 0 हो गया, द magnetic movement of some domains remains aligned in इसको क्या लिखे, applied डायरेक्शन में, in applied direction of previous magnetizing field which results residual magnetism, और यही क्या, दिस इज द कॉज ऑफ हिस्टेरिसिस। समझ में आ गया, बताओ समझ में आया सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये वर्ड सब इतना एक जैसा दिखता है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बड़ा अजीब अजीब सा लगता है, H जो है उसमें भी ऐसा हो जाता है, फिर IH, ये सब कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चे को। आप 2-4 बार 10 बार पढ़ोगे तो फिर आपको ये सब से क्लियर हो जाएगा। अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको लगता है, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे भी लगा,
लेकिन मैं फिर से आपको देखो, मैं इसीलिए जो है एक बढ़िया एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की। तो यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। अभी हम लोग हाफ ग्राफ पढ़े हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया, मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, अभी हाफ पढ़े हैं सिर्फ, इसको मैं पूरा इस तरह से बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक तो समझ में आया सबको? बोलो हाँ ना। ओके। अब देखो, मैं इससे आगे जो है इसको ग्राफ को कंप्लीट करूँ। ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए पहले मैंने जितना बनाया है उसको मैं हूबहू यहाँ उतार देता हूँ। तो हमने क्या देखा था कि ये हमारा सोलेनॉइड है, ये हमारा सोलेनॉइड है, और ये सोलेनॉइड क्या हुआ था, यहाँ पे एक सोर्स है जिसका पोलरिटी अपन चेंज कर सकते हैं, उससे कनेक्टेड है ना। पहले हम लोग इधर प्लस और माइनस लेते हैं, फिर बाद में हम लोग नीचे लेंगे, ठीक है। तो और हमने क्या किया था, यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर रखा था, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे आपने इसका करंट इंटेंसिटी, ये रेगुलेटर सेट है इसमें, है ना, इसमें रेगुलेटर सेट है, तो इसको जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, आई इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आई इंक्रीज करेगा, आपको पता है कि अंदर का जो है सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा। आपको पता है कि इसके अंदर अगर आइडियल होता तो क्या होता, म्यू नॉट एन आई होता, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई होता है बी। तो बी अगर आपका इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज होगा इनसाइड द सोलेनॉइड इफ यू आर इंक्रीजिंग द करंट। करंट इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे जैसे किए, तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था बी। आपको किसी किसी बुक में ये दिखेगा आई वर्सेस एच, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है सो आप इसको आप इंक्रीज करो, तो ये मैंने लिया, पहले जीरो था, जब आपने जीरो करंट दिया था, इसमें जीरो मैग्नेटिक था फील्ड था, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं था, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा, जीरो था। जैसे ही आप एच को इंक्रीज कर रहे हो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप इंक्रीज करो, देन व्हाट यू आर फाइंडिंग कि इस तरह से इंक्रीज होगा। और कुछ देर के बाद देखा कि सारा का सारा जितना भी उसमें डोमेन्स प्रेजेंट है इनसाइड द मटेरियल्स, ऑल आर अलाइंड इन अ यूनि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया। उसके बाद आप कितना भी करंट बढ़ा दो, कुछ नहीं होना है, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो मैंने इसको जीरो लिया था, मैंने इसको ए लिया था, एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ वहां का। फिर उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं भाई साहब एच को जीरो करते, फिर से आपने करंट को जीरो किया, धीरे धीरे किया। तो आप देखोगे ये ग्राफ ऐसा आ रहा था, ये ग्राफ ऐसा आ रहा था, और आते 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 जो है यहाँ पे, मतलब मैं सही से बुक में थोड़ा सा देख लेना, यहाँ आ गया। अरे तो आपको दिखा मैंने तो एच को जीरो कर दिया, मैं तो करंट ही खत्म कर दिया, यहाँ करंट खत्म हो गया, तो इसको जीरो होना चाहिए, तो जीरो नहीं हुआ। मतलब इस मटेरियल के पास कुछ ना कुछ क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया। आपने इसको इनसाइड द सोलेनॉइड डाला, और जब आप इसमें इसको मैग्नेटाइज किया और आपने स्विच ऑफ कर दिया, करंट आप दे ही नहीं रहे हो, स्विच ऑफ करने से क्या है, सोलेनॉइड में इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। जब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, फिर भी ये जो ग्रीन कलर का फेरोमैग्नेट है, ये कैसे बात कर रहा है कि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है? क्योंकि देखो, आपने जब इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डाला था, तो ये क्या होगा, मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है, मैग्नेटाइज हो गया, मतलब इसके पास मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी आ गई। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो अलाइन हो गया था, ठीक है। लेकिन जब आप इसका करंट इंटेंसिटी हटाए बच्चे, क्या हुआ कि सारा का सारा जो है डिसअलाइन नहीं हुआ, सारा का सारा डिसअलाइन नहीं हुआ, कुछ उसी डायरेक्शन में अलाइंड रह गया। दिस इज द कॉज ऑफ द हिस्टेरिसिस, दिस इज द कॉज ऑफ द हिस्टेरिसिस। समझ में आया कि नहीं सबको? इट्स ये जो आपका ये बी जो है ना, ये बी जो है सो लैग कर गया, लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच, एच की जो है जीरो हो गया, बट बी जो है सो लैग कर गया, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिस। यहाँ पे मान लो मैंने इस पॉइंट को क्या लिया था, मुझे भूल गया, डायग्राम में देख लेता हूँ, बी लिया था, स्मॉल बी, ठीक है ना, तो वही डायग्राम लिखेंगे, तो यहाँ स्मॉल बी। तो देखो एट स्मॉल बी, यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये बी आर है बच्चे। तो आपको पहले तो हिस्टेरिसिस है क्या, ये भी तो समझ में आया। तो आपको एक चीज समझ में आया कि ये जो लैगिंग है, लैगिंग ऑफ बी क्या बिहाइंड एच इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस, इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी नहीं में आ रहा, एक बार दो बार आप और पढ़ोगे इसको, नोट्स को, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ इसी तो अच्छा से उसका। लेकिन आप तो हो कि नहीं भाई, मुझे तो कुछ भी करके इसको जीरो करना ही है, बी को इसको डीमैग्नेटाइज करना है। तो आपने क्या किया, रुक मैं उल्टा करंट फ्लो करा, तो आपने इधर पॉजिटिव कर दिया, इधर निगेटिव कर दिया, और करंट फिर से बढ़ाना शुरू किया उल्टा डायरेक्शन में। तब तो क्या होगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरह से आया और यहाँ पहुँचा।
तब देखा कि बी जीरो हो गया, बट बी जीरो होते होते ये सी पहुंच गया। तो सोचो आप एच को क्या कर दिए, निगेटिव कुछ करना पड़ गया आपको। तो ये यहाँ पे आया सी पे, तो ये जो सी ओ है, ये जो सी ओ वाला पार्ट है, इसका ही मैंने नाम रखा था क्या, कोर्सिटी, कोर्सिविटी, कोर्सिविटी। ये क्या बताता है, इट्स अ मेजरमेंट कि आप एच कितना अपोजिट डायरेक्शन में करो। इट्स अ मेजरमेंट ऑफ एच जब आपका बी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब क्या है, फिर से वो पूरा तरह से डीमैग्नेटाइज हो गया, अब वो उसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रह गया। अच्छा, तो में से कोई बच्चा होगा कि बोला कि सर अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं, मजे लेने की बात कर रहे हैं, ऐसे तुम में से किसी बच्चे को लगा कि नहीं सर थोड़ा सा और बढ़ा के देखे क्या क्या होता है, उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है ना सर, अब थोड़ा और मैग्नेटाइज करते करो। तो मैग्नेटाइज किया तो फिर इधर भी उस टाइप का सेम प्रॉपर्टी दिखने लगे। अरे ये क्या हुआ, ये डी तक आया और डी के बाद फिर कांस्टेंट हो गया उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये तो आपका पॉजिटिव सैचुरेशन पॉइंट था, पॉजिटिव सैचुरेशन। तो मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा आपको, बुक्स में आप पढ़ोगे तो समझ में इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगा। और यहाँ जो है सो आपको निगेटिव सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब अब आप कितना भी निगेटिव, मतलब कितना भी आप उल्टा डायरेक्शन में करंट दे रहे हो, आपका ये बी कांस्टेंट हो, भले निगेटिव सैचुरेशन अचीव हो गया। ठीक, फिर से आपका दिमाग में आया पूरा पाती कि अरे फिर से जीरो करो यार, छोड़ो आप कुछ नहीं हो रहा, जीरो करो। तो आप में से कोई बच्चा फिर से इसको जीरो करना शुरू किया, जीरो करना शुरू किया तो देखा अरे ये क्या हुआ, फिर से बी एच से अलाइन, अरे एक बार तो इधर आ गया, फिर निगेटिव डायरेक्शन में अलाइन हो गया, आपने एच को जीरो कर दिया, आपने एक्सटर्नल फील्ड फिर से करंट जो उल्टा डायरेक्शन लगाया था उसको फिर से जीरो कर दिया। फिर भी आप देखा अरे ये तो फिर से, मान लो ये डी था, ये ई पॉइंट पर पहुंचा, यहाँ पहुंच के रह गया। मतलब अब क्या हुआ कि पहले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने अलाइन किया और जब स्विच ऑफ किया तो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन रह गया। अब जब हम लोग उसको निगेटिव डायरेक्शन में अलाइन कर दिया तो फिर से कुछ ना कुछ निगेटिव डायरेक्शन में अलाइन रह गया। फिर क्या कर सकते हैं, फिर से जो है सो हम लोग फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर से ये जो प्लस वाला लिया है फिर प्लस लगाया और फिर करो, तो फिर किया तो फिर ऐसे करके अब देखो एफ पे आया, एफ पे जब आया तब जाकर के, मैं इसको ग्रीन कलर से बनाता हूँ, तब ये एफ पे आकर के फिर से बी जीरो हुआ। मतलब क्या हो, फिर से देखो, फिर से आपको क्या करना पड़ा, इतना एक्स्ट्रा पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको एच देना पड़ा फॉर डीमैग्नेटाइजिंग। फिर आप करोगे तो फिर आपको ये ऐसा बनेगा और इस तरह का कर्व बन गया, ऐसा कर्व बन गया। इस कर्व को कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये समझ में आया, ये पूरा का पूरा क्लियर है? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो मैं आपको आप पढ़ाऊंगा हिस्टेरेसिस लॉस क्या है। एक बार बच्चों का एक ऐसे पूछ लेता हूँ, ब्राइटली, धर्मिता, देवप्रिय, ऋषभ, आर्ची, क्रिस्टी, किसी का डाउट है? राहुल, ओके, कोई बोला हाँ सर, कौन कौन है ये, नहीं है, ठीक। अच्छा आज पता है, आज सुबह से मैं, ये पहला क्लास है जिसमें सच में मैं थोड़ा सा खुशी होकर पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं सुबह से सब क्लास में बच्चे को डांटा हूँ। ठीक है, कभी कभी मैं मूड बना लेता हूँ डांटने का। और पता है आज मेरा दिन वैसे अच्छा गया है, मैंने ठीक ठाक शेयर मार्केट में स्टॉक्स आज काफ़ी अच्छा कमाई करके दिया है। तो जा करके मैं लास्ट में, मैं जनरली पूरे दिन नहीं देखता हूँ, मैं स्टार्टिंग में देखता हूँ, लास्ट में देखता हूँ। स्टार्टिंग में भी नहीं देख पाता हूँ, जब 9:15 मार्केट खुलता है तो मैं क्लास में होता हूँ एवरी डे। 9:15 जब मार्केट खुलता है तो मैं एवरी डे क्लास में होता हूँ जनरली। आज मैं छोड़ दिया था, ऐसे छोड़ने की कोशिश करता हूँ कि जब 9:15 हो तो मैं कुछ ट्रेडिंग वेडिंग करूँ। आज देखा, आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। पार्टी मत मांगना तुम लोग, मैं देता नहीं हूँ सबके पार्टी, क्योंकि जब लॉस होता है तो तुम लोग से पार्टी मैं नहीं लेता हूँ, मतलब रिवर्स नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं नहीं देता। ठीक है, तो अब यहाँ से हुआ, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हिस्टेरेसिस लॉस क्या होती है। अरे भाई साहब, लॉस नहीं, इसका एच से स्टार्ट होगा, एल से थोड़ी। मुझे तो लग रहा है कि आज डिस्कशन तो हो नहीं पाएगा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, डिस्कशन भी करेंगे आज। अब देखो हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ते हैं। पहले ना आपको मैं एक चीज़, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, उसके बाद हम लोग इस लॉस को पढ़ेंगे। देखो ये जो हम लोग बना रहे थे ना, कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट आयरन के लिए और हार्ड आयरन के लिए ना ये कैसा कैसा बनता है, पता होना चाहिए।
मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। मान लो कभी ऑब्जेक्टिव का जमाना है आजकल, आजकल बड़ा केयर करना पड़ता है चीज़ों को, है ना, कि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मान लो आपका सॉफ्ट आयरन है, तो सॉफ्ट आयरन में क्या मैंने बोला था कि सॉफ्ट आयरन में हिस्टेरेसिस भी होगा, सॉफ्ट कम लो। आपका जो है वो कोरेसिटी जो था वो भी, वो कोरेसिविटी जो है वो भी आपका कम होगा, और आपका लॉसेस भी कम होगा। ठीक है सर, देखो मैं लाल कलर से बना रहा हूँ सॉफ्ट आयरन की, तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चे, मैं सिर्फ आउटसाइडर वाला कर्व बना रहा हूँ, इसका जो कर्व होगा बड़ा टफ है बनाना, मुझे ऐसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये मान लो सॉफ्ट के लिए, ठीक है, बुक में अच्छा दिखेगा। और हार्ड के लिए जो होता है मैं किसी और कलर से बनाता हूँ, येलो कलर का फेवरेट है, इससे ऐसे ही बोलो, येलो कलर फेवरेट नहीं हो सकता। येलो कलर में यही सोचता हूँ कि येलो कलर को बनाया क्यों गया, येलो कलर को बनाया क्यों? अरे मैं तो देखो यहाँ पर तो ठीक है, मेरे पास कितने कलर हैं, वाइट है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है, कितने सारे कलर, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारा कलर है। ठीक है, इसके बारे में कभी स्टोरी बताऊंगा तुमको। मुझे तो बहुत सारा, मुझे तो चलो एज ए फिजिक्स, मैंने फिजिक्स पढ़ा है, फिर भी मेरे हिसाब से तो 7 कलर ही था, वो विज्ञान पढ़ा उधर से। और क्या ही कलर हो सकता है, थोड़ा बहुत चलो अपना ट्राई, वो है ट्राई कलर, वो है, तो उसमें से मुझे पता चला सैफरॉन, एक पता चला, एक नया कलर उधर देखा, फिर मेजेंटा एक अलग कलर देखा, वायलेट। पहले तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था कि ये मेजेंटा, वायलेट और एक और कलर होता है इसी टाइप का, पिंक, और कुछ कुछ ऐसा कलर होता है, ये सब एक ही तरह का मुझे पता चलता था, मुझे मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था ये सब कलर क्या होता है, मुझे कोई देख करके पूछता था। बहुत बड़े तक की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 10 तक की बात कर रहा हूँ। क्लास 10 तक मेरे साथ हालत ऐसा था कि खास करके ये सब जो है वायलेट और मेजेंटा और फिर आपका पिंक और एक दो कलर होता है उसी टाइप का, तुम में से कुछ कुछ बच्चा होगा जो इसमें कंफ्यूज होगा, है ना। फिर बाद में ये रॉयल ब्लू, स्काई ब्लू, इस सब में भी कंफ्यूजन होता था मुझे बहुत, 10 तक का पूरा कंफ्यूजन था। ये सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। मैं एक बार जो है सो थोड़े से पैसे वैसे कमाए, है ना, 2017 में। उसके बाद मैं अपने सिस्टर को शॉपिंग कराने ले गया और उसको कॉस्मेटिक शॉप पे, तुम मुझे लड़कियों लोग को पता है, उसको कॉस्मेटिक शॉप पे ले गया। तो मैं वहाँ पे देख रहा था कि ये बोल रही है ये कलर वो कलर, तो मैं बोला कि आज तुम मुझे समझाओ, तो वो मुझे फिर दिखा दिखा के कलर सारा समझाई। ठीक है, तब तो इतना सारे कलर में मैं कंफ्यूज हुआ, लाइफ में सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग वही था पॉइंट। उसके बाद मैं गया ही नहीं कभी कॉस्मेटिक शॉप पे। छोड़ो, ये देखो ये चीज़ है। अच्छा ये क्या है बच्चे, येलो कलर से जो मैंने बनाया ना, इट्स अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इट्स अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये जो रेड कलर से जो मैंने बनाया था ना, ये हिस्टेरेसिस कर्व है, लेकिन ये किसका है, सॉफ्ट का, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक आपको याद रहना चाहिए। चलो अब थोड़ा सा हम लोग और कुछ कुछ चीज़ें बात करेंगे, हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में बात करेंगे। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस होता क्या है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, आपको देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो मान लो हम लोग सॉफ्ट आयरन वाले की बात करें तो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है। अगर हम लोग हार्ड वाले की बात करें तो ये वाला एरिया आप सबको दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि जो एरिया है, द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, मैं फेरोमैग्नेट की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू द एनर्जी लॉस पर साइकिल। एक साइकिल मान लो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ लाया, फिर से आपने रिवर्स किया, फिर से यहाँ से यहाँ लाया, फिर यहाँ से, इसमें जो एनर्जी का जो लॉस हो रहा है पर साइकिल, वो एक्चुअली क्या है कि जो हिस्टेरेसिस कर्व है उसका जो एरिया है उसके। क्या बोला सर आपने, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको लिख ही देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि द एरिया ऑफ लूप या हिस्टेरेसिस लूप, मैं बार बार देखने में मुझे परेशानी हो रहा है, मैं एच बी लिख दूंगा तो समझ जाना, तो मैं लिख देता हूँ इसका हिस्टेरेसिस लूप, देखा गलत लिखा, आर उसके बाद होता है ये एस आई एस, ओके। द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज इक्वल टू, मैं फेरोमैग्नेट के बारे में बात करूँ, इज इक्वल टू एनर्जी लॉस
पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन जो कर रहे हो आप, ठीक है, उस प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस होता है वो एक्चुअली इसके एरिया के बराबर होता है। ठीक है, ये लेकिन क्या इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं आपका जो मटेरियल है उसका पर यूनिट वॉल्यूम पर डिफाइन करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना मटेरियल लिया है ना, तो ये पर यूनिट ले रहा है आपने, आप ये पर यूनिट वॉल्यूम बताता है सिर्फ। अब आपने जितना यूनिट वॉल्यूम लिया है उससे आपको मल्टीप्लाई करके टोटल लॉस निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? अच्छा, तो आप लोग को जो है सो यहाँ इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ पे WH डिफाइन करूँ, क्या है ये नया नया सर, क्या है WH क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये WH अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम जो है, तो WH वर्क डन की हम लोग बात करें, WH यहाँ पर डिफाइन करें तो ये जो होता है, ये बच्चे ये लूप है इसलिए मैंने ऐसा लगा दिया, ये होता है आपका B.DH। आपको क्या है, किसी किसी बुक में जब आप अच्छे बुक पढ़ते हो, जनरली किसी अच्छे बुक में पढ़ोगे, हमारे NCERT के हिसाब से ठीक है, अच्छे बुक में आप देखो I और H के पास में कार्ड रहेगा तो वो लोग को यहाँ म्यू नोट एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, लूप I/DH ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं दोनों हिसाब से पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं आज से पहले पहले जहां भी पढ़ाता था बच्चे, वो I वर्सेस H का कर्व बताता था, लेकिन अपने NCERT वर्सेस में B वर्सेस H है। HC वर्मा के बुक में भी, HC वर्मा सर के बुक में भी आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, यही तो ये एक्चुअली क्या है, इट्स अ डिफरेंस ऑफ, इट्स अ एक्चुअली, हाँ नहीं हाँ, इट्स अ वर्क डन, इट्स अ वर्क डन। ये जो पूरा हो रहा है इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो मतलब क्या वर्क डन ही तो हो रहा है ना, लॉस हो रहा है इसका मतलब वर्क डन ही तो होता है। ये मैं क्या डिफाइन किया हूँ, ये डिफाइन किया हूँ आपका द वर्क डन पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना, वर्क डन पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये एक्चुअली होता है क्या है, इट इज द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। अगर मैं इसको ऐसे पॉइंट वाइज लिख दूं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में तो मैं लिख सकता हूं कि द वर्क डन, ये इसका मतलब लिखा, द वर्क डन पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल is equal to area of loop, वही तो चीज पहले भी लिखा था सर। लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी वॉल्यूम दे देता है, कभी कभी जो है सिर्फ वॉल्यूम देता है। वैसे इसके लिए एक रेडीमेड फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला भी बता दूं। जो टोटल एनर्जी लॉस का एक फार्मूला है, टोटल एनर्जी लॉस का बच्चे एक फार्मूला है, WH में बात करें, WH तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो V इंटू A इंटू N इंटू T इतना जूल होता है। क्या है, इतना जूल होता है। अगर आपको इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, जनरली कैलोरी में क्वेश्चन आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा VANT डिवाइडेड बाय J, वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे J। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन करा करके, ये जो आपने करना होता है यहाँ पे J लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इतना कैलोरी CAL लिखते हो तुम लोग शॉर्टकट, मैं पूरा लिख देता हूँ। जनरली आप लोग को जब जूल में निकालना हो, कैलोरी में कन्वर्जन आता है आपको, मैं ये फालतू नहीं भी बताता फिर भी चलेगा, तो ये समझ में। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो WH है, कोई बच्चा ऐसे भी याद रख सकता है, वो ये क्या है, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ, V इज व्हाट, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। मैं यहाँ लिखते रहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसे मैं पूरा लिख देता हूँ। ए क्या है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस, अरे यार आर के बाद हमेशा में RESIS, हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, इनटू N क्या है, फ्रीक्वेंसी,
और इनटू टाइम। ये पूरा आप लोग याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखो। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, है ना? बोलो हाँ ना, यहाँ तक समझ में आया? ओके। देखो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, इस पूरे चैप्टर को बेस्ड कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सो पार्ट खत्म हो गया, आपके हिसाब से पार्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, इनमें से कराऊँ। क्वेश्चन दिख नहीं रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में मुझे। चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे। टाइम कितना बाकी है? 53 हुआ। डिस्कशन हो सकता है क्या? कितने क्वेश्चन थे बताओ चैप्टर में? चैप्टर में कितने क्वेश्चन थे? 50। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आज डिस्कशन नहीं हुआ, तो मैं इस पर बेस कुछ क्वेश्चन ही करा देता हूँ। मैं पूरे चैप्टर पर बेस कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन कुछ बोर्ड के पूछे हुए। क्या बोलते हो? क्वेश्चन कराओ या डिस्कशन कराओ? पहली बात तो मुझे डिस्कशन कराने से पहले ये जान लो कितने बच्चों ने वो कर के आया, कौन कौन किया, ब्राइटली कर लिए होमवर्क? ध्रुव नहीं था? देवोप्रिय? एक्सपेक्ट एकदम कर लेना। ऋषभ? हाँ तो कर लेना आप इसको कंप्लीट। आर्ची क्रिस्टी? नाम नहीं दिखाया लोग। राहुल? ओके चलो ठीक है। तो तुम लोग जो है सब कर लेना, तो मैं इस पर कुछ क्वेश्चन ही करा देता हूँ, कुछ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। पूरे चैप्टर को बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, इस पूरे चैप्टर को बेस्ड एकदम पूछे हुए क्वेश्चंस, है ना? पहले के पूछे हुए क्वेश्चंस। मेरे पास जो अभी क्वेश्चन बैंक पूरा है, पुराना क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना? तो क्योंकि नया वाला क्वेश्चन बैंक तो सबके पास है, उधर से आप लोग करोगे। कुछ पुराने क्वेश्चन करते हैं 2002, 3, 4, 5 ऐसे सीबीएसई के पूछे हुए क्वेश्चन, ठीक है ना? तो मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्या कि ऑब्टेन द अर्थ्स मैग्नेटाइजेशन assume that the earth's field can be approximated by a giant bar magnet of magnetic moment 8 into 10 to the power 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको क्या दे रखा? द अर्थ रेडियस इज, आपको इसे पता भी होता है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, मैं क्वेश्चन को लेता हूँ। क्वेश्चन एकदम से ले रहे हैं अभी हम, देखो क्या है। ऑब्टेन द अर्थ मैग्नेटाइजेशन assume that the earth's field can be approximated by a giant bar magnet by a magnetic moment, ठीक है ना? आपको क्या द अर्थ रेडियस जो है सो आपको दे रखा है, ठीक है ना? तो आपको अर्थ का रेडियस दे रखा है। सॉल्यूशन अगर मैं इसका करूं उसका क्या हो सकता है? आप लोग ट्राई करना चाहोगे इस क्वेश्चन को? मैग्नेटाइजेशन क्या है यहाँ पर देखो, आपको क्या पूरा है कि ऑब्टेन द अर्थ मैग्नेटाइजेशन, आपको अर्थ मैग्नेटाइजेशन निकालना है। तो एक सिंपल सा सेंटेंस आप लोग को पता होता है क्या, मैग्नेटाइजेशन इज अ क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है कि नहीं?
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि मैं तो इसको एक लाइन में सॉल्व करूंगा। बुक वाले ने जैसे भी बुक वाले ने बड़ा सा सॉल्व किया, मुझे उससे मतलब नहीं है, आंसर अपना भी करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि अर्थ मैग्नेटाइजेशन। तो एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन का डिफिनीशन क्या था भाई? डिफिनीशन क्या था? मैग्नेटाइजेशन क्या था? मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना। बीच का सेंटेंस पकड़ना था, इसमें ज्यादा कुछ करना था। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम अपॉन वी। तो एम क्या आ जाएगा? इसका दे रखा है आपको 8 इंटू 10⁻22, इतना ही दे रखा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब ये आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है, इधर से मीटर में पुट करना, लिखिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, कैलकुलेशन करने के लिए 3 मार्क्स दिया था, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने के लिए 3 मार्क्स दिया था। फालतू क्वेश्चन था, मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। मैंने क्वेश्चन देख के नहीं आया, मैं अभी अभी पिक कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा सॉल्यूशन और क्वेश्चन देखने में बड़ा था, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन अच्छा होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक मूवमेंट्स पूछा था, सॉरी मैग्नेटाइजेशन आपसे पूछा था। जब आपको अर्थ का मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, तो आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज अ मैग्नेटाइजेशन, आई इक्वल टू एम बाई वी। सिंपल, याद रखोगे आप? बोलो, सिंपल है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेटेस्ट लेते हैं, जो बच्चे फेल हुए थे कंपार्टमेंट के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए था। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं लेते, पुराने क्वेश्चन में जान नहीं लगा मुझे, तो एक नया क्वेश्चन लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ सोलेनॉइड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अ सोलेनॉइड ऑफ 500 टन्स, अ सोलेनॉइड ऑफ, ओ अब क्या होगा कि आप लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, ऐसा हुआ क्या? दिख रहा है सबको? बोलो। ओके, a solenoid of 500 tons per meter is carrying, जितना मुझे सॉल्व करने में टाइम लगेगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन लिखने में यहाँ से देख के लग रहा है। कैरिंग अ करेंट, बहुत अजीब सा लग रहा है, बुक से मैं देख देख के इसको नोट कर रहा हूँ ना, वर्चुअल टाइप का लग रहा है, ऑफ 3 एम्पियर। its core is made of iron, पीपीटी बना के लाऊंगा नेक्स्ट टाइम से, iron which has a relative permeability। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर पढ़ूंगा। ऑफ 500 the magnitude ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या देख रखा है बच्चा, क्वेश्चन दे रखा है क्या, देखो कि अ सोलेनॉइड ऑफ 500 टन्स पर मीटर is carrying a current of 3 ampere. Its core is made of a iron which has relative permeability 500, न्यू आर दे रखा है। Determine the magnitude of magnetic intensity, आपको पूछ रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, मैग्नेटाइजेशन फाइंड करने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, ये फाइंड करने। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो पहला तो आपको पूछा मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, अभी हम लोग बहुत यूज किए थे और यही सिस्टम यूज किए थे। मैं सॉल्यूशन जो है तो नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, मुझे याद रहेगा कुछ चीजें पे मैं देख लेता हूँ। 500 टन से 3 एम्पियर है एंड 500 है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक।
तो हमारा जो है क्या क्या दे रखा है, फटाफट ले लेता हूँ भूल ना जाओ उससे पहले। तो यहाँ पे जो है सो आपको एन दे रखा था, स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ दे रखा ना, तो इसमें कंफ्यूजन कोई कैपिटल एन मत लिख देना, तो ये स्मॉल एन दे रखा है। तभी तो क्या रखा था 500 टर्न्स पर मीटर। करंट आई दे रखा था जो सोलेनोइड में इस तरह से फ्लो हो रहा था, वो दे रखा था आपको 3 एम्पियर। और आपको क्या दे रखा था म्यू आर, म्यू आर आपको दे रखा था, कितना दे रखा था म्यू आर बच्चे 5000, 5000 था 500 था कंफ्यूज, 5000 5000 इतना चीज दे रखा था। आप सॉल्यूशन देखेंगे ठीक है। पहला तो आपसे क्या पूछ लिया है कि बताओ मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा, पहला आपसे पूछा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा, तो आप H डायरेक्ट निकाल सकते हो। H इक्वल टू जो फार्मूला होगा N इंटू आई होगा। ये क्या लिखा है सर, अरे हमने क्या पढ़ा था, H इक्वल टू क्या पढ़ा था बी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ऐसा पढ़ा था, याद है कि नहीं ध्रुवीयता, याद है फार्मूला। ओके, बी नॉट का फार्मूला क्या होता था जरा बताओ तो ब्राइटली, पुराना फार्मूला है सोलेनोइड, मैंने पूरा पूरा डेरिवेशन करा ना डिटेल में, हम लोग पीएचडी किए थे सोलेनोइड पे। ये तो मैं आइडियल केस का बात कर रहा हूँ, बताओ इन आइडियल केस बी नॉट का फार्मूला क्या होता था, ब्राइटली को आवाज नहीं पहुंच रहा है, कोई और बताओ, एनीवन। यस, अब देखो म्यू नॉट में म्यू नॉट को खा गया तो हमारे पास क्या बच गया एन इंटू आई बच गया, मैं इसलिए डायरेक्ट लिख, ऐसा रटना हर एक का फार्मूला रट्टा मार रहे हैं ऐसा नहीं, कुछ फार्मूला रखे अपन अंदर से लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा इसी का फार्मूला याद कर ले, अरे ठीक है सीरियसली मत लेना ऐसा। ये 500 पर मीटर में ना ऐसा लिखते हैं कि यूनिट सही होगा इंटू 3 एम्पियर। तो इसलिए मैंने एच का यूनिट जो है सो आपने देखा होगा एम्पियर पर मीटर लिखाया होगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 1500 आ गया था सर, ये एम्पियर पर मीटर, ये एम्पियर पर मीटर आ गया। तो H तो निकल गया भाई, H क्या था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, पहला आपका पार्ट निकल गया, फर्स्ट पार्ट निकल गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दूसरा क्या पूछ रहा था बताओ, दूसरा आपसे पूछ रहा था मैग्नेटाइजेशन, पूछ रहा था कि नहीं आपसे, मैग्नेटाइजेशन पूछ रहा था, मतलब क्या आई पूछ रहा था। तो आपको पता आई जो होता था सर जाई इंटू एच होता था, मैं लिखा रखा हूं आई क्या होता था जाई इंटू एच, है कि नहीं। अच्छा सर ये जाई का फॉर्मूला क्या होता था बच्चे, इसलिए तो म्यू आर दे रखा है, जाई होता था आपका म्यू आर -1। अच्छा सर तो ये कितना हो जाएगा, म्यू आर आपका 5000 दे रखा है, खतरनाक आंसर आएगा इंटू 1, तो ये हो गया 4999। ऐसा लग रहा है कि कपड़े का प्राइस लिखा हुआ है ना, यार कैलकुलेशन करने में तो हालत खराब हो जाएगा, चलो कोई बात। तो इसका अगर आपको मांगता है म्यू, आपको चाहिए म्यू, तो म्यू इक्वल टू आप क्या लिखोगे, म्यू इक्वल टू आप लिखोगे 5000 म्यू आर था ना इंटू म्यू नॉट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ये काम आएगा इसलिए। आपको जाई का वैल्यू पता चल गया, ठीक है यहाँ से उठा करके इधर रखो, यहाँ से जब आप यहाँ रखोगे ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा जो आई है मैग्नेटाइजेशन, आई क्या है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। तो जाई इंटू एच था, तो आप इसको वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ से जो है सो आपका एच का तो वैल्यू आ चुका है, तो ये आ जाएगा कितना भाई 4999, ठीक है सर, इंटू एच का वैल्यू आया 1500। आई का भी क्या होता था यूनिट्स एम्पियर पर मीटर। किसी को कोई शक, यहाँ तक किसी का कोई शक है, मैं इसको कैलकुलेट नहीं किया लेकिन एग्जाम में कैलकुलेट करके लिखना था, ठीक है ना, इतना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इतना आता है ना। 5 नंबर को फ्री में थोड़ी देता है यार, 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे थोड़ी है ना। दूसरा आपसे पूछा फील्ड, दूसरा आपसे पूछ रखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ इनसाइड, तो आपको बी पूछ रखा है, तो बी कितना हो जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा म्यू इंटू एच, म्यू इंटू एच, म्यू का वैल्यू हमने इसलिए निकाल लिया था, तो म्यू कितना है सर, म्यू है आपका 5000 इंटू म्यू नॉट, ठीक है, और इंटू एच, एच का आपने निकाल रखा था
एच कितना निकाला था 1500 कैलकुलेट कर लेंगे इतना टेस्ला आ जाएगा। तो म्यू का वैल्यू रखना है कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ यहाँ से ये वैल्यू भी आ जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन करने के लिए ए बी सी पार्ट निकालने के लिए बच्चे आपको जो मार्क्स मिल रहा था दैट वन इज द 5, आपको 5 मार्क्स मिल रहा था यहाँ से। समझ में आया कि नहीं बताओ? सब फार्मूला बेस है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा फार्मूला बेस क्वेश्चन आता है। क्लियर है सबको? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? किसी का कोई? ठीक है, क्या करूं, क्वेश्चन यहीं पे बंद कर दूं या और क्वेश्चन करना है? बताओ। चलो एनसीईआरटी डिस्कशन कर लेंगे पहले, ठीक है ना। तो आज का होमवर्क सुन लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे सिर्फ डिस्कशन ही कराना है। तो जो एडिशनल क्वेश्चंस है, बताओ मुझे एडिशनल क्वेश्चन लगा के कितने क्वेश्चन है टोटल? विथ एडिशनल क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? बोलो कितने? हाउ मेनी क्वेश्चंस विद एडिशनल? ओके, सो कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट डे जो है सब फुल टू डिस्कशन होगा। तो कुछ बच्चे छुट्टी भी मार सकते हैं ऑन फ्राइडे, है कि नहीं? कुछ बच्चे फ्राइडे छुट्टी मार सकते हैं, उनको लगेगा कि अरे यार अपना तो होमवर्क हुआ नहीं, मतलब डाउट्स आए नहीं। तो सर तो हाँ मैं बोल के मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ एनसीईआरटी के नॉर्मल और एडिशनल क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा ऑन फ्राइडे। तो जिस बच्चे को लगता है कि नहीं उसने नहीं किया वो मत आना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो।